नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हिंदी के श्रेष्ठ कवियों की इस श्रृंखला पर काम करते हुए एक सवाल मुझे बार बार घेरता रहा और शायद आपको भी, कि इसमें कवित्रियां कहाँ हैं। सिर्फ मैं देखता हूं कि 2 कवित्रियों का उल्लेख इसमें मैं कर पाया, एक महादेवी वर्मा और एक सूची से बाहर सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसा नहीं कि कवित्रियां नहीं हुई, लेकिन हम जब हिंदी की श्रेष्ठ कविता चुनने बैठते हैं तो 80 के दशक के पहले मैं देखता हूं, हैरानी की बात है कि कथा साहित्य में हमारे पास कई नाम हैं जो बिल्कुल अपने समय के पुरुष लेखकों को बराबरी की टक्कर देते हैं। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, ये सारे नाम लगता है कि अपने समय के पुरुष लेखकों के बराबर हैं। लेकिन हिंदी कविता में हमें सिर्फ पुरुष मिल रहे हैं। स्त्रियों की कविता लिखने वाले भी पुरुष मिल रहे हैं। 80 के दशक के बाद अचानक हम पाते हैं कि धीरे धीरे कुछ सितारे उभरते हैं, अपनी अलग सी आवाज़ लेके, अपना अलग सा मनोविज्ञान लेके, बताते हुए कि हमारी कविता अलग होगी, कई तरह से अलग होगी, कई तरह की आवाज़ों में होगी, कई तरह के रूपक रचती हुई, कई तरह के बिंबों में बात करती हुई, लेकिन वो इस पुरुष कविता से भिन्न होगी। 80 के दशक में शुरू हुआ वो सिलसिला हमारे समय में तो आते हुए पूरा आसमान जैसे कवित्रियों से भर गया है। हर तरफ उनकी उड़ान, उनके पंख, उनके स्वप्न, उनके मेटाफर, उनके रूपक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसकी यात्रा जो शुरू हुई वो कुछ कम कवियों से शुरू हुई। मैं उन कवित्रियों को अब अपनी इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ। आज बात एक ऐसी कवित्री की जो बिल्कुल विधाओं में तोड़ फोड़ करती है, जो बिल्कुल लगता है कि चूल्हे चौके से उठकर चली आई है और अचानक विमान में बैठ जा रही है। वो है अनामिका। अनामिका ने कई विधाओं में लिखा है, बहुत पढ़ी लिखी विदुषी लेखिका हैं, अंग्रेजी की प्राध्यापक हैं। हालांकि इन सबसे आतंकित होने की ज़रूरत नहीं, उनकी कविता का अपना आकर्षण इतना गहरा है। उन्होंने इतनी अछूती, इतनी ताज़ा बिंबों वाली कविताएं लिखी हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। तो कई बार उनको पढ़ते हुए, उनके उपन्यास पढ़ते हुए, उनकी कविताएं पढ़ते हुए मुझे लगता है कि वो बिल्कुल विधाओं के अनुशासन को मानने को तैयार नहीं। जैसे वो चुस्त परिधान उनको शिल्प के नहीं चाहिए, वो ढीले ढाले कपड़ों में ही अपनी अस्मिता, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और कुछ इस शान से करा रही हैं कि इस स्त्री को देखो, पहचानो। तो आज उनकी कुछ कविताओं की बात मैं इसमें करना चाहता हूँ। पहली कविता तो स्त्रियां ही है, क्योंकि एक स्त्रीमन जो उन्होंने रचा, जिस तरह रचा, उसको देखने की बात है। ये कविता बहुत चर्चित है। मैं हो सकता है कि बोलूं उसके पहले आपको याद आ जाए। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का। चनाजोर गरम के लिफाफे बनने से पहले बिल्कुल व्यर्थता बोध की तरह देखा गया हमको, जैसे कि कुफ्त हों उनिंदे देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर, ठसाठस ठुसी हुई बस में, कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची, दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली। अगर धत्त जंगल लताएं
खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कविताएं, कहानियां और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखी हैं। कनखियां इशारे फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। इस कविता में करुणा, क्रोध, स्त्रीत्व सब जैसे मुखर हो उठते हैं। आप इसके शिल्प से शिकायत कर सकते हैं कि इसको किसी दूसरी तरह का होना चाहिए था, लेकिन वो इसी तरह की हैं। और वो उनकी दूसरी कविताएं भी आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि इनमें कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है और कैसे अपने लिए नए रास्ते खोजने की कोशिश है। एक कविता दरवाज़ा, वो भी खूब पढ़ा गया है। मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना ही खुलती चली गई। अंदर आने वालों ने देखा चल रहा है एक वृहद चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। गरज ये कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ न कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। इस प्रतीक को, इस बिंब को समझना मुश्किल नहीं है। आप इन कविताओं से जितनी बार गुजरेंगे उनके नए अर्थ आपको मिलते जाएंगे और आप पाएंगे कि कविताएं उस स्त्री का बयान है, वो बयान है जिसको अब तक दर्ज नहीं किया गया। उनकी इच्छा, उनके अपने सपने। और देखिए एक छोटी सी कविता, कुछ तो, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। कुछ तो हो, कोई पत्ता तो कहीं डोले, कोई तो बात होनी चाहिए अब जिंदगी में। बोलने में समझने जैसी कोई बात, चलने में पहुंचने जैसी कोई बात, करने में हो जाने जैसी कोई तरंग। या मौला क्या हो रहा है ये, होंठ चल रहे हैं लगातार, शब्द से अर्थ खिलते हैं कुट्टी कुट्टी, पर बात कहीं भी पहुंच नहीं पाती। वो देखो जो है सवार किसी के कंधे पर, कोई ऐन आपके ही सिर पर। सब है सवार, सब जा रहे हैं कहीं न कहीं बिना कहीं पहुंचे हुए। दोस्तों लंबी कविता निकली, मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, याद दिलाते हुए कि स्त्रीत्व का जो पहला पाठ 80 के दशक में, जिसके कई भाष्य हमें गगनगिल में, कात्यायनी में और दूसरी कई कवित्रियों में पढ़ने को मिलते हैं, उसका एक संस्करण यहाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कई कविताएं उनकी हैं जो आप पढ़ेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे। अनुष्टुप उनका संग्रह जब आया था, और उनके कई और संग्रह, बीजाक्षर, अब भी बसंत को तुम्हारी ज़रूरत है। उन्होंने कुछ अच्छे अनुवाद भी किए हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद उनके हिस्से हैं। और जो संग्रह पिछले दिनों उनका आया, जिस पर उनको साहित्य एकेडमी मिला, वो संग्रह था टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत ये संग्रह जब आया, इस पर मैंने एक लंबी टिप्पणी लिखी थी। वो टिप्पणी आपको नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बस उसके कुछ हिस्से। ये टोकरी, बल्कि इस कविता संग्रह का पूरा नाम था टोकरी में दिगंत थेरी गाथाएं 1914। ये नई थेरी गाथाएं हैं। बुद्ध के समय जो थेरियां थीं, जिन्होंने शायद दुनिया की पहली कविता लिखी, पहली स्त्री कविता लिखी, उसमें वो किस तरह देखती हैं चीज़ों को। आम्रपाली के मुख से कहलाती हैं बुद्ध को याद करती हुई, रह जाएगी करुणा, रह जाएगी मैत्री, बाकी सब ढह जाएगा। एक कविता है गणिका गली, उसका कुछ हिस्सा बस ये बताते हुए कि कितनी बारीकी से, कितने धैर्य से वो चीज़ों को देख रही हैं। सभ्यता से भी प्राचीन ये नदियों का तट थी विस्तीर्ण। चोर, नपुंसक, मूर्ख, सन्यासी, लंपट, सामंत भले आते इनके तट पर डूबती नौकाओं पर, और ये इन्हें देती उबार। दोस्तों ये संग्रह पढ़ने लायक है। मैं चाहता था कि इसकी कुछ कविताएं पढ़ता, लेकिन मेरा संग्रह कहीं गुम हो गया। कोई किताबें ले जाता है,
लौटाता नहीं है। हमारे पास भी दूसरों की किताबें रह जाती हैं, हम भी उनको वापस नहीं करते हैं। तो एक तरह का सांस्कृतिक लेन देन है जो चलता रहता है। लेकिन तब भी जो चीज़ें मुझे याद हैं, तो कई तरह की कविताएं अनामिका के पास है। मत सोचिए कि सिर्फ स्त्री के दुख, उसकी समस्याओं पे बात कर रही हैं। ये बड़ा घिसा पिटा वाक्य है। वो स्त्री की निगाह से पूरी दुनिया को देख रही हैं, और उस देखने में पुरुष का बदलना भी शामिल है। बदले हुए पुरुष पे भी कविता है, बदल रहे पुरुष पे भी कविता है। और कुछ बहुत दिलचस्प कविताएं हैं जो मैंने कहा कि रूपकों की तोड़फोड़, विधाओं की तोड़फोड़ वो करती रहती हैं। उनको अचानक एक लाइब्रेरी में अन्ना करेनिना की याद आ जाती है, और उस कविता का नाम है अन्ना करेनिना, चैपमैन बहुउद्देशीय कन्या विद्यालय के पुस्तकालय में। लिखती हैं वो, अन्ना करेनिना टहल रही थी वोल्गा के किनारे अपने बड़े से गाउन में। मैं उससे लिपट गई। एक पूरी जिंदगी मैं घूमती ही रही मॉस्को की गलियों में। एक पूरी जिंदगी में घूमती रही मॉस्को की गलियों में, उससे बतियाती। फिर वक्त चलने का आया, चलते समय मैंने देखा बंद ही नहीं हो रहा था मेरा सूटकेस। लगातार तब से तहा रही हूं कपड़े और स्मृतियां। कपड़े और स्मृतियां तहाती ये कवित्री कहाँ अपना बहनापा खोज लाती है। लाइब्रेरी में बैठी बैठी अन्ना के साथ घूमती, अन्ना करेनिना के साथ, और पूरी उम्र घूमती रह जाती है। इस प्रतीक को, इसकी सुंदरता को, इसकी गहराई को समझिए। इसी संग्रह में एक कविता और है, चल पुस्तकालय। उसमें जाहिर है कि एक कतार में लगी किताबों को देखकर वेद कुरान के पड़ोस में उनको टॉल्स्टॉय, चेखव, रविंद्र और प्रेमचंद सटे मिलते हैं। फिर वो एक रूपक बना डालती हैं। रूठने को रूस से जोड़कर जो अन्ना करेनिना तक उनका पहुंचना है वो रूठने शब्द से है। वो बहुत सारी बिहार की भाषाओं में, मैथिली में, भोजपुरी में, मगही में भी रूसना शब्द चलता है। रूसना शब्द रूठने के लिए बोलती हैं कि लड़कियां रूस जाती हैं। मैं भी रूस चली गई और अन्ना के साथ चली गई। अन्ना करेनिना के साथ पूरी उम्र टहलती रही। और इनको जो टॉल्स्टॉय और प्रेमचंद अपने साथ बैठे मिलते हैं, क्या आपको कुंवर नारायण की वो कविता याद नहीं आ रही जो, माफ करेंगे, कुंवर नारायण की नहीं, शमशेर बहादुर सिंह की अमन का राग कविता। वो कविता जो है लगभग इसी भावभूमि पे है जहां अनामिका चल रही हैं। अनामिका ने एक बड़ा रास्ता खोला है, एक बड़ा दरवाजा, एक बड़ा किवाड़ खोला है, जिससे आप दुनिया तो यही देख रहे हैं लेकिन एक नए कोण से देख रहे हैं, उसको बदलते हुए महसूस कर रहे हैं। ये श्रृंखला अभी जारी रहेगी। धन्यवाद।